मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों ने कल वाले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी और म्यूडियल हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था। ये उसी के आगे का क्रम है। यहाँ पे हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, प्रशासन और भी जो कलाएँ हैं, चित्रकला वगैरह, साहित्य, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस काल के प्रशासनिक जो कुछ आयोग बनाए गए थे, जैसे कि प्रशासनिक संस्थाएं बनाई गई थी, उनका नाम क्या होता था वो आपको देखना है। तो दीवाने मुस्त खराज राजस्व विभाग को कहा जाता था और इसका गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए ये आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या था। जैसे कि मुस्त खराज जो है, दीवाने मुस्त खराज, ये उस समय का राजस्व विभाग है और इसकी स्थापना किसने की है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोनों चीज़ें याद रखनी है। फिर हम देखते हैं दीवाने रियासत। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण है, ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की है, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थापित किया है। तो इन दोनों को इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए दीवाने अमीर ए कोही, ठीक है, तो ये आपका कृषि विभाग होता था। इसकी स्थापना किसने की है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। कौन सा विभाग किसने स्थापित किया, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, कई जगह अर्ज लिखा होता है और कई जगह आरिज लिखा होता है, दोनों शब्द लिखे मिलेंगे आपको। तो इसकी स्थापना किसने की है, ये सैन्य विभाग है और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ठीक, फिर हम देखते हैं आगे चल के दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों और विदेशी मामलों से संबंधित विभाग है, ठीक है। फिर दीवाने इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग है। और दीवाने वजारत वित्तीय मामले या राजस्व से संबंधित विभाग है। तो आप इस तरह से इनको याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं खुम्स। खुम्स एक तरह का टैक्स होता था जो लूट होती थी। मतलब जैसे कि यहाँ की सेना ने किसी राज्य पर आक्रमण किया, तो जब आक्रमण के बाद सेना वहाँ पे लूटती थी, तो उस लूट को खुम्स कहा जाता था। और उस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग जो होता था वो राजकोष में जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये अनुपात बिल्कुल बदल दिया गया, यानी कि 4/5 भाग राजकोष में जाने लगा और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाने लगा। तो ये एकदम उल्टा हो गया। बाकी राजाओं में ये 4/5 सैनिकों में बढ़ता था। तो ये थोड़ा सा जो अनुपात है इसको याद रखना ज़रूरी है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टंका और जीतल, ये मुद्राएँ थी उस काल की। टंका जो होता था ये सिल्वर की मुद्रा होती थी, सिल्वर, ठीक है, चांदी की। और जो जीतल होता था ये कॉपर की मुद्रा होती थी, यानी कि तांबे की। और इसका जो अनुपात होता था वो 1/48 होता था। मान, मुद्रा का मान जो होना चाहिए वो 1/48 होता था। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब हम बता रहे थे कि जीतल और टंका किसने चालू किया, इल्तुतमिश ने, तो क्या अनुपात था ये हमने वहाँ पे भी बताया था। फिर आप देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। ये ऐसा शासक था, सुल्तान था, जिसके बाद कभी खलीफा नहीं अंकित किया गया सिक्कों पर, ठीक है। सबसे अंतिम शासक था, अंतिम खलीफा अंकित करने वाला था ये, ठीक है। जवाबित क्या होता था, एक तरह का कानून होता था जो राज्य कानून होते थे, ठीक है। और हदीस जो होता था ये भी एक तरह का कानून होता था, लेकिन ये इस्लामिक कानून होता था। ये एक तरह का धार्मिक कानून है और ये एक तरह का प्रशासनिक कानून है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुम्स जो होता था ये धर्मनिरपेक्ष कर था। मतलब खुम्स, आप सोचिए, जनता सैनिक जब लूट मार कर रहे हैं तो वो धर्म पूछ के लूट मार कभी नहीं करते हैं। आज हमको धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाया जाता है कि हाँ मुग़लों ने ये किया, उन्होंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे प्राचीन काल में या मध्यकाल में, हर एक राजा अपनी हैसियत से लड़ता था और वो सिर्फ अपने राज्य हित के लिए लड़ता था। ज़्यादातर जो धार्मिक मुद्दा बनाया जाता है वो आज के राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मुद्दा उठाया जाता है। फिर हम देखते हैं इस समय का प्रशासनिक ढांचा कैसा था। तो सबसे ऊपर राज्य होता था, फिर परगना, फिर सरकार और फिर सूबा। फिर हम देखते थे सर्ब। सर्ब एक तरह का सिंचाई कर होता था। आपको याद होगा हक ए सर्ब किसने लगाया था, हक ए सर्ब, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, FST, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ये होता कितना था, तो 1/10 उपज का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फवाजिल क्या होता था, फवाजिल इक्तादार द्वारा खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि होती थी, ठीक है। तो इक्तादार होते थे जो इक्ता से अपना कर वसूल के लाते थे, तो कर के अलावा जो एक्स्ट्रा राशि जमा की जाती थी राष्ट्रीय खजाने में, उसको फवाजिल कहा जाता था। फिर हम देखते हैं इस काल का कला और स्थापत्य। सुल्तानगढ़ी का किला और अतरकिन का दरवाज़ा। अतरकिन दरवाज़ा कहाँ है, नागौर में, नागौर में, ठीक है, नागौर हरियाणा में पड़ता है, ये एक जगह है आपकी।
इसको बनवाया किसने है, तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया है। फिर आप देखते हैं विशुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा किसने बनवाया है, तो ये बलबन ने बनवाया है। बलबन से पहले इल्तुतमिश ने भी बनवाए हैं, लेकिन जो विशुद्ध इस्लामिक शैली है वो बलबन के मकबरों में ही देखने को मिलती है। मेहराब का वास्तविक रूप बलबन के काल में उभर कर आया है। मेहराब क्या होता है, जैसे कि आप समझिए ये दरवाज़ा है, ये वाली आकृति जो होती थी इसको मेहराब कहा जाता था। ये मेहराब होता था, ठीक है। ये जो ऊपर का ये अर्धचंद्राकार आकृति है इसको मेहराब कहा जाता था, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ऊखा मस्जिद जो होती थी, बयाना राजस्थान में मुबारक खिलजी ने इसको बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद मलिक काफूर सुल्तानी इसके जो वो थे वास्तुकार। ऊखा मस्जिद बयाना राजस्थान में बनाई गई है, इसको बनाया किसने है, तो मुबारक खिलजी ने बनवाया है, और मलिक काफूर सुल्तानी इसके वास्तुकार थे। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह ये बनवाई किसने है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। हजार सितून का महल जिसको कहा जाता है, हजार सितून महल, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। हजार सितून क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा खंभे हैं। मोठ मस्जिद किसने बनवाई है, तो सिकंदर लोदी ने बनवाई है। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया, तो ये राणा कुंभा ने बनवाया है मालवा विजय के समय। फिर हम देखते हैं अत्रि व महेश प्रशस्तिकार किसके हैं, इस कीर्ति स्तंभ के प्रशस्त। साथियों कीर्ति स्तंभ जो है ये राणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभा कौन थे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो राणा कुंभा है ये महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा दोनों के पूर्वज हैं, ठीक है। मतलब सांगा आप जानते हैं कि वो राणा प्रताप के दादा थे, ठीक है। और ये जो कुंभा है ये और इनके पुराने हैं, मतलब राणा सांगा से भी पहले ये थे, ठीक। तो मेहराब की निचली सतह कमल झालर ये किसने चालू की, तो ये चालू की थी खिलजियों ने। अब देखिए मेहराब जो होता था, मैं आपको अभी चित्र बना के दिखाया था कि अगर ये ऐसा है और ये आकृति जो होती थी, ये ऊपर वाली आकृति, ये मेहराब कहलाती थी। इसी में एक कमलदार झालर ऐसे ऐसे बनवाने लगे थे वो लोग, ये किसने चालू की थी, तो ये खिलजियों ने चालू की थी कमल झालर। और मेहराब किसने चालू किया था, तो ये बलबन ने चालू किया था। अब देखिए अष्टमुंडी मकबरा किसका मिलता है, तो ये तुगलक ने चालू किया, तुगलकों ने। स्तंभों में बोंगी दोई ये एक आकृति होती थी, ये विजयनगर साम्राज्य में जो स्तंभ मिले उनमें देखने को मिलती है। झुकी दीवार विशाल मुख्य द्वारा, ठीक है, ये सरकी शासन जौनपुर में देखने को आपको मिलेगी। तो ये किस तरह की वास्तुकलाएं कहाँ कहाँ फेमस है, किसने चालू की है, ये उसका एक प्रमाण है। इस तरह का एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें। अब देखिए हम लोग साहित्य पे आते हैं। मध्यकाल की साहित्यिक रचनाओं से प्रश्न बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन है यहाँ पे, अमीर खुसरो जो है, इनका शासनकाल बहुत मतलब इनका जो शासनकाल नहीं कहना चाहिए, मतलब जो इनका साहित्य काल है वो काफ़ी लंबा रहता है और काफ़ी शासकों के बीच में, लगभग 8 शासकों के बीच में इन्होंने अपना पूरा रचना काल चालू रहा इनका। तो अमीर खुसरो आप इनको देखेंगे, इनका जन्म 1253 में एटा में हुआ था। पटियाली आज के कासगंज जिले में ये पड़ता है। कासगंज कहाँ, तो ये यूपी में है। अब आपको अगर ऑप्शन में एटा मिले तो आप एटा भी कर सकते हैं, अगर कासगंज ना हो, अगर कासगंज है तो आप कासगंज टिक करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं। किरान उस सादेन ये इनकी एक रचना है। उसके बाद दूसरी रचना मिफ्ताह उल फुतूह, ये एक रचना है। खजाइनुल फुतूह ये तारीख़ अलाई के नाम से जानी जाती है और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। आसिका, नूह सिपहर, तुगलकनामा, ये इनकी 7-8 रचनाएं, आप इनको जरूर याद रखें, ठीक है। और ये पहले मुसलमान हैं जिसने भारतीय होने का दावा किया था, आप ये जरूर याद रखिएगा। अमीर खुसरो के बारे में ही कहा जाता है कि ये कव्वाली, तबला और सितार के जनक हैं, मतलब कि इन्होंने ही कव्वाली और तबला और सितार जैसे 2 वाद्य यंत्र बनाए, और कव्वाली का भी इन्होंने ही उद्घाटन किया, मतलब कव्वाली चालू की इन्होंने ही। खड़ी बोली को और हिंदुस्तानी शैली जो है उसके पोषक कहे जाते हैं। अब खड़ी बोली जो है वो आज की भाषा है, ठीक है। खड़ी बोली वो भाषा आप समझ लीजिए जिस भाषा में आपकी किताबें लिखी होती हैं, ठीक। मैं जो बोल रहा हूँ ये खड़ी बोली है। इसी में जब मैं अलग अलग अपना टोन चेंज करता हूँ, कभी अवधि आती है, वो एक दूसरी बोली है।
अब भोजपुरी ये एक अलग बोली है, इन बोलियों में किताबें नहीं लिखी मिलती। हालांकि अवधी में आपको एक किताब लिखी हुई मिलेगी, रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन खड़ी बोली आज की जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं हिंदी की, वो खड़ी बोली में ही लिखी जाती हैं मोस्टली। फिर हिंदुस्तानी शैली से क्या मतलब है? हिंदुस्तानी शैली उस शैली को कहा जाता है जिसमें हिंदी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग भरपूर होता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू के शब्द भी शामिल होते हैं, फारसी और अरबी के शब्द भी कुछ शामिल होते हैं, उसको हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। ठीक, फिर आप जानते हैं अलग रचनाएं कौन कौन सी, बार बार पूछता है, तो तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है, बार बार पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा इस बात। फिर एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज, देखिए कई बार ये कैसे लिख देता है, तारीखे लिख देगा, तारीख ए फिरोज शाही लिख दे या फिर तारीख ए फिरोज शाही लिख दे, दोनों एक ही बात है। कहीं पे भी ये ए की मात्रा अगर डायरेक्ट लगा दे तो भी मानी जाएगी, और या तो ए अलग से लिखे तो भी मानी जाएगी। अब देखिए ये किताब दो लोगों ने लिखी, आपको दो अलग अलग नाम मिलेंगे, एक तो बरनी है और एक शमसे सिराज है। अब आप कहेंगे कि सर ये एक ही किताब के दो लेखक कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये दो अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, दो अलग अलग किताबें हैं, दो अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं, लेकिन दोनों किताबों का नाम सेम है। एक को शमसे सिराज ने लिखा है, एक को बरनी ने लिखा है। अब आपको ये देखना है कि जब तारीख फिरोज शाही पूछे तो ऑप्शन में है क्या। ज़्यादातर बार आपको 70% बरनी ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए लोगों को लगता है कि तारीख फिरोज शाही सिर्फ बरनी की रचना ही है, बरनी ने ही इस नाम से रचना लिखी है, लोगों को ऐसा प्रतीत होता है। परंतु इसी नाम की किताब शमसे सिराज ने भी लिखी है और इसका उपनाम अफीफ है, अफीफ। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों आप सर घुस रहे हैं इस टॉपिक पे, एक ही किताब पे? मैं इसलिए इतना ज़्यादा घुस रहा हूँ क्योंकि कई बार वो बरनी देता है और फिर लोगों को बरनी ही याद रहता है कि तारीख फिरोज शाही का रचनाकार यही है, और जब कभी स्टेटमेंट में उसने दिख दिया कि तारीख फिरोज शाही, उसके सामने शमसे सिराज या अफीफ लिख दिया, लोग इस ऑप्शन को गलत मार के चले जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। हालांकि ये भी सही है, कई बार आयोगों ने इस उत्तर को माना है। अब देखिए हकाइक ए हिंदी, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की रचना है। तहजीबुल अखलाक, ये इब्न मिस्काविया की रचना है। कुजुल तिजार, ये बैलक कबा याकी की रचना है। फवादुल फवाद बहुत बार पूछी गई है, हसन अल सिजजी की रचना है, ये जरूर याद रखें आप। फिर उसके बाद सुख सप्तति तुतीनामा, ये जियाउद्दीन नक्शबी की रचना है, ये भी याद रखना है आपको। संगीत मीमांसा संगीत राज, ये राणा कुंभा की रचना है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल की रचना है। रस कौमुदी श्रीकंठ की रचना है। राग विबोध सोमनाथ की रचना है। जैसे ये राग विबोध बहुत बार पूछा, ये आप अगर देखें संगीत मीमांसा एक बार पूछा है राजस्थान पीसीएस में, तो इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि ये यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में पूछे, पर पूछ सकता है। ये राजस्थान पीसीएस में पूछा है क्योंकि ये रीजनल है वहाँ की रचना। लेकिन रागमाला, रस कौमुदी और ये राग विबोध जो है ये बहुत बार पूछा है, 4-5 बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, चतुर्दंडी प्रशासिका वेंकट मक्खन, रास पंचाध्यायी नंददास बहुत बार पूछी हुई रचना है। चैतन्य भागवत जो है ये वृंदावन दास की है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। चैतन्य मंगल जयनंदा की, ये भी एक बार पूछा हुआ है। भक्ति रत्नाकर हरि नरहरि चक्रवर्ती, ये रचना भी एक बार पूछी गई। फिर आप देखेंगे ताजुल मासिर, महत्वपूर्ण रचना है, मतलब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ताजुल मासिर मान के चलिए, हसन निजामी की रचना है और बहुत बार पूछी गई है। तारीख मुबारक शाही अहमद सर हिंदी की रचना है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। फुतुहात उस सलातीन, ये रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अबू मलिक ईसामी की रचना है और ये बहुत बार पूछी गई है पेपर में। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक का संस्मरण है, ये खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, फुतुहात ए फिरोज शाही और यहाँ पे तारीख फिरोज शाही, दोनों किताबों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि बरनी ने इसको लिखा होगा, तो आप ये जरूर ध्यान रखें, बहुत बार पूछता है। फतवा ए जहांदारी, ये भी बरनी ने लिखी है। और तारीख दिल्ली, ये खुसरो ने लिखी। खुसरो कौन? अमीर खुसरो, जो हमने जिसकी रचनाएं ऊपर बताई थी। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किताबें होंगी ये, जो कि मध्यकाल की हैं, और इन 20 में ही आपको प्रश्न मध्यकाल की किताबों का फंस जाएगा, इस चीज़ की 100% गारंटी है। अब कभी कभी देखिए 100%, सॉरी माफ़ करिएगा, 90% गारंटी है। मैं अपने सर पे नहीं दूंगा तीर कि आप आके कल बोले कि सर आप तो 100% बोले थे, ये तो नहीं आ गई। कई बार वो खोद के क्वेश्चन लाता है, तो जब ऐसे खोद के वो क्वेश्चन लाएगा तो वो किसी को नहीं आएगा। अगर 2% 4% बच्चे उस किताब का नाम सही करके आएंगे तो वो तुक्का सही होगा, किसी ने वो कहीं पढ़ी नहीं होगी। अगर उसने पढ़ी हुई किताबें फंसाई तो वो यहीं से आएंगी, इसकी गारंटी मैं 100% देता हूँ। कहीं बाहर नहीं जाएगा मध्यकालीन की पुस्तकों का आपसे क्वेश्चन।
और ये जो मैंने यहाँ पे प्रशासन वाला ढांचा बताया, यहाँ का भी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब मध्यकाल का कोर एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। और ये जो यहाँ पे मैंने स्थापत्य कला बताया, ये भी मध्यकाल का बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार नहीं लिखवा के दिया है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया। सबको रटा है यार, कुतुब मीनार किसने बनवाया, आज दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं अगर वो भी यहाँ पे लिख के जाऊँगा तो फिर वो ऐसा होगा ना कि मैं इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा हूँ और बोलूँ कि 100% फंसा रहा हूँ मैं। भाई वो तुमको भी याद है, मैं अगर कुतुब मीनार याद कराऊँ कि किसने बनवाई और वो तुम ना बता पाओ तो भाई थोड़ा मतलब 1 महीने में फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, आपको ज़्यादा तैयार करने का ज़रूरत है। तो ये चलते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत बार बनता है मध्यकाल में। और देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो वंशों का क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन कौन से आए, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया, संगम, शुलुभ और तुलुभ और फिर अराविडु। संगम वंश 1336 से 1485 तक रहता है, इनकी राजधानी अनेगोंडी होती है। ठीक है, फिर सुलुभ वंश आता है, इनकी राजधानी विजयनगर रहती है। इसी वंश से थे आपके कृष्णदेव राय, जिनका बार बार आप नाम सुनते हैं। ठीक है, इनकी राजधानी विजयनगर थी, इनका शासनकाल 1485 से 1505 तक। फिर तुलुभ वंश, ठीक है, ठीक, तुलुभ वंश आता है आपका, फिर इसकी राजधानी पेनुकोंडा होती है। और अराविडु वंश आता है आपका और इसकी राजधानी आपकी रहती है चंद्रगिरी। सॉरी, जो कृष्णदेव राय थे वो तुलुभ वंश से थे, ना कि सुलुभ वंश से। गलती से मैं ये बोल गया हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने की। कब, 1336 में। अब इस समय पूछता है कि मुगल जो सल्तनत काल में जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था, तो यहाँ पे था MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मदुरा विजयम किसकी रचना है, गंगा देवी की रचना है। ठीक है, ये कौन है, कंपन की पत्नी है। कंपन कौन था, कंपन हरिहर फर्स्ट का सेनापति था। ये युद्ध लड़ने गया था मदुरा और उसकी विजय पर ये किताब लिखी थी कंपन की पत्नी ने। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये किताब एक बार पूछा है इसीलिए मैंने लिखा भी है। हरिहर सेकंड ने श्रीलंका से राजस्व वसूला था, तो ये कई बार पूछता है कि स्टेटमेंट पे देगा कि हरिहर फर्स्ट ने श्रीलंका से राजस्व वसूला, और आपको लगेगा कि हाँ सही ही होगा और आप मार के चले आते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि आयोग अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है तो 70% उसके दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। 70% ये क्वेश्चन पे होता है। मतलब मैं आपको ये एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर सपोज करिए कि उसने 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है और उसने कहा कि पहला सही है कि दूसरा सही है, कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो इस केस में 70% उत्तर आपका ये होता है कि ये दोनों सही होता है। ये मतलब PYQ का एनालिसिस करने पर ये आपका एक रेशियो निकलता है कि हाँ सही होता है। जब आपको दोनों ऑप्शन नहीं पता है और आपके क्वेश्चंस बहुत कम सही हो रहे हैं तो आप तुक्का जब लगाने जाएं तो ये वाला ट्राई करें, तो है चांस कि सही हो जाएगा। ठीक है, हरिहर सेकंड ने श्रीलंका से राजस्व वसूला, बहमनी से गोवा व बेलगाम को छीन लिया। बहमनी साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य के पैरेलल, उससे इन्होंने क्या किया, गोवा और बेलगाम छीन लिया। अब देखिए सुलुभ और तुलुभ वंश का यहाँ पे किस तरह से लड़ाई चल रही है वो दिखाया गया है। तो नरसिंह सुलुभ जो है, इन्होंने सुलुभ वंश की स्थापना की। ठीक है, वीर नरसिंह ने अंतिम सुलुभ शासक इमादी नरसिंह की हत्या की। तो ये वीर नरसिंह किस वंश के होंगे, तो ये तुलुभ वंश के हैं, ये तुलुभ हैं, तुलुभ। ठीक है, और ये अंतिम जो सुलुभ शासक है वो इमादी नरसिंह है, उसकी हत्या कर दी, उसको पदच्युत किया। ठीक, और फिर वीर नरसिंह तुलुभ वंश की स्थापना करते हुए खुद शासक बनते हैं। कृष्णदेव राय जो हैं ये इसी वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती तुलुभ शासक हैं, ये ध्यान दीजिए। मैंने गलती से यहाँ पे एक बार बोल दिया था कि ये सुलुभ वंश से थे कृष्णदेव राय, तो ऐसा नहीं है, कृष्णदेव राय सुलुभ वंशी हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कृष्णदेव राय, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं। इनकी रचनाएं पूछता है, इनके कार्य पूछता है, इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, मंदिर, वो सारी चीज़ें पूछता है। तो देखिए जो कृष्णदेव राय हैं ये तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग, यानी कि जो सांस्कृतिक युग कहा जाता है, तेलुगु साहित्य इनके समय में बहुत चरम पर गया। इनके साम्राज्य में, इनके जो दरबार में थे अष्टदिग्गज होते थे। ये अष्टदिग्गज कौन होते थे, तो तेलुगु भाषा के विद्वान कवि होते थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कह के पुकारा गया है। अमुक्त माल्यद इनकी रचना है। नगलापुर नगर की इन्होंने स्थापना की थी। हजारा मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये मंदिर का नाम याद रखेंगे, नगलापुर नगर की स्थापना याद रखेंगे। विजय विट्ठल मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
और डोमिंगो पायस नाम का पुर्तगाली यात्री कृष्णदेवराय के साम्राज्य में ही आया था। जब वो शासन कर रहे थे उसी समय वो विजयनगर पहुंचा। तो ये कौन था? कृष्णदेवराय के समय आया डोमिंगो पायस। कहाँ से था? पुर्तगाल से। अब देखिए, मैं अंत में जब ये पूरा इतिहास कंप्लीट कर लूँगा वहाँ पे मैं आपको यात्री बताऊँगा, क्रम बताऊँगा, उनका देश बताऊँगा। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से यात्री किस क्रम में आए, पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन से यात्री किस देश से आए, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया। तो इस तरह के प्रश्न जो होंगे, जब मेरा इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं लास्ट वाले दिन एक सारणी बना के ये आपको सारे बता दूंगा, कहाँ से, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 यात्री हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। आप एक बार उन पर नज़र डालेंगे सारणी पे, समझिए पूरा क्वेश्चन साफ। देखिए, अब्दुल रज्जाक ये एक अरबी यात्री है, ठीक है, फारस का। और ये का किसके शासनकाल में आया? तो देवराय सेकंड के शासनकाल में आया। अब देखिए, नन्नय, टिक्कन और येरियन, ये 3 तेलुगु कवि हैं और इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया है। अब 4 ऑप्शन देगा आपको और कहेगा इनमें से कौन महाभारत का अनुवादक नहीं है तेलुगु में। तो 3 है, कौन कौन? नन्नय, टिक्कन और येरियन। कुट्टन नाम का एक नाम कई बार दे देता है, या कम्बन दे देता है, कम्बन ने रामायण लिखी थी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये नन्नय, टिक्कन और येरियन है। ये 4 नाम जरूर, 3 नाम जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन चुका है 2 बार कम से कम। अब तालीकोटा का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, राक्षी तांगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ये लड़ा कब गया, ये आपको सन याद होना चाहिए। तो ये 1565 में ये युद्ध लड़ा जाता है। विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर के एक तरफ विजयनगर होता है और एक तरफ बहमनी के राज्य होते हैं। बहमनी जो होता है वो 5 राज्यों में टूट गया होता है, ठीक है। 5 में से 4 ऐसे होते हैं जो तालीकोटा का युद्ध लड़ते हैं। कौन कौन से 4? तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। कौन लड़ा नहीं है? तो बरार। बरार इस युद्ध में शामिल नहीं था, यह आप ध्यान रखिएगा। कौन से 4 शामिल थे? बरार के अलावा बाकी 4 जो विजयनगर के पार्ट थे, सॉरी बहमनी के पार्ट थे, वो शामिल थे। अब देखिए, विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राय, ठीक है, इसका नेता था। सदाशिव राय जो था उस समय राजा था, और राम राय सेनापति, और हुसैन निजाम शाह ने इन 4 राज्यों की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व कितना था? तो आप देखेंगे 1/3 से लेके 1/6 तक होता था। मतलब ये लगभग 16% से लेके 33% तक होता था। हम्पी मंदिर जो है ये विरूपाक्ष मंदिर है। किसने कहा? इसको यूनेस्को साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। यक्षगान एक तरह का लोक नृत्य है कर्नाटक का, वर्तमान में कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक, ठीक है। इसका विकास कब हुआ है? तो इसका विकास आपको मिलेगा इसी विजयनगर साम्राज्य के काल में। फिर हम देखते हैं उत्तर और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इसी बीच में आप ये एक देखिए, ये बहमनी के 5 जो राज्यों में टूटा था बहमनी, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन कहाँ का शासक है, पहली बार वो पूछता है। फिर किस वंश का शासन था, ये दोनों ये चीज़ आप ये समझ लीजिए ना, ये बक्सा, इस बक्से में टोटल 15 इन्फॉर्मेशन दी गई है। कितनी? 15। और ये बक्सा बार बार कम से कम 15 से 20 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग आयोग में, बार बार फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, बरार में किसका शासन था? इसका संस्थापक कौन था? तो फतेहुल्लाह इमाद शाह। अब इमाद शाह से ही याद रखिए कि यहाँ पे शासन किसका होगा? इमाद शाही वंश का, ठीक है। फिर वैसे ही बीजापुर में किसका शासन है? यूसुफ आदिल शाह का। तो यहाँ पे कौन सा वंश शासन करेगा? आदिल शाही वंश। फिर ऐसे ही मलिक अहमद ने क्या किया है? अहमदनगर की स्थापना की। यहाँ पे कौन सा शासन है? तो निज़ाम शाही। अब देखिए, अहमदनगर का नाम जो है वो अंत में मलिक निज़ाम नहीं है, मलिक अहमद है, ठीक है। तो यहाँ पे निज़ाम शाही है। फिर आप देखें गोलकुंडा का संस्थापक कौन है? तो कुली कुतुब शाह है। यहाँ पे कौन सा वंश होगा? कुतुब शाही वंश, ठीक है। फिर बीदर में कौन है? तो अमीर अली बरीद। और यहाँ पे किस वंश का शासन है? तो बरीद शाही वंश का। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये पूरा चार्ट आप ध्यान रखिएगा, मतलब रट के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हर बार। अब देखिए, हम लोग देखते हैं 1394 में जौनपुर स्वतंत्र राज्य बना, सरकी राज्य, ठीक है। सरकी राज्य की स्थापना हुई 1394 में, और इसकी स्थापना किसने की? तो मलिक सरवर सरकी ने की। इसको ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि भी दी जाती है। इब्राहिम शाह सरकी वंश का महानतम शासक था। विद्यापति जो है, विद्यापति कीर्तलता में वर्णन किया है किसका? इब्राहिम शाह सरकी का। विद्यापति जो है ये मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, और ये मैथिली भाषा
ये बहुत बड़े रचयिता हैं, इन्होंने भोजपुरी में भी बहुत सी रचनाएं की हैं। हुसैन शाह सरकी जो है ये सरकी वंश का अंतिम शासक था। 1420 में शाही खां जैनुल आबेदीन ये कश्मीर का शासक बनता है, ठीक है। इसने जजिया कर हटा दिया था, गो हत्या पर निषेध लगा दिया था, महाभारत राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैनुल आबेदीन जो है इसको क्या कहा जाता है? अकबर का पूर्ववर्ती भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, सहिष्णु शासक था। वुलर झील में इसने जैना लंका द्वीप की स्थापना की थी। किसने? तो शाही खां या जैनुल आबेदीन, शाही खां इसकी उपाधि थी। तो देखिए यहाँ पे एक सरकी वंश हमने बताया जो कि जौनपुर का है, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या बताया, शाही खां का जो जैनुल आबेदीन ये कश्मीर का वंश है, ठीक। 2 वंश आपके यहाँ पे स्थानीय हो गए। फिर हम देखते हैं इब्राहिम आदिल शाह, ये बीजापुर की स्थापना करता है। इसको अबला बाबा के नाम से जाना जाता है, निर्धनों का मित्र कहा जाता है इसको। इसने एक किताब लिखी थी, किताबे नौरस, और नौरसपुर नगर बसाया। आपको याद होगा कि नगलापुर नगर हमने भी बताया, नगलापुर नगर ये किसने बसाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने बसाया था। और नौरसपुर नगर किसने बसाया? तो ये आपका इब्राहिम आदिल शाह ने, ये बीजापुर का संस्थापक है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है, आज भी बीजापुर में ये स्थित है। फिर आप देखते हैं गुजरी महल, ये मानसिंह तोमर ने बनवाया था, ठीक। अब हम देखते हैं 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह, जिसको जफ़र खां भी कहा जाता है, इसने अब्दुल फतह मसूद महमूद बेगड़ा, इसी वंश का शासक है। ये कहाँ पे? ये गुजरात में है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की है? तो सुल्तान मुजफ्फर शाह ने, ठीक है। और इसका जो उत्तरवर्ती शासक है अब्दुल फतह मसूद, इसको महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं ये आपका क्या आता है, 1347 से 1358 में बहमनी वंश की स्थापना होती है। कर्ता कौन है? तो हसन गंगू, ठीक है। और इस समय भी दिल्ली पे शासक कौन होगा? तो एमबीटी ही है, मोहम्मद बिन तुगलक ही है, जब बहमनी वंश की स्थापना होती है। बहमनी का राजधानी क्या रहती है? गुलबर्गा। और अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, जो है इसका जो पावरफुल शासक रहता है। फिर हम देखते हैं कश्मीर में जामा मस्जिद, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताओं में आप देखेंगे बुर्ज है, बौद्ध पैगोडा है, और फारसी शैली में भी बनी हुई है। तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे वास्तुकला, क्योंकि यहाँ पे कई धर्मों का समावेशन देखने को मिलता है। पोलीगार किसको कहा जाता है? तो ये साउथ इंडिया में होते थे उस समय, क्षेत्रीय प्रशासनिक सैन्य नियंत्रक को पोलीगार कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए साउथ इंडिया के कुछ राज्य हैं और उनकी राजधानी है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कांची में। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरा में। यादवों की राजधानी देवगिरी। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल। और होयसल की राजधानी समुद्र, द्वार समुद्र। ये भी आप राजधानियाँ जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, ठीक है। जहाँ पर ट्रिपल स्टार, डबल स्टार, मैं स्टारिंग अगर कर रहा हूँ तो समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अब देखिए हम लोग भक्ति आंदोलन पे आ जाते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन का उदय कब हुआ? तो शंकराचार्य के उदय से। कामरूप असम में कौन से जो भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करता है? वो है शंकरदेव। भक्ति आंदोलन को उन्होंने लोकप्रिय किया। उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। मलूक दास जो है ये कौशाम्बी में इनका जन्म होता है, और गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ में भक्ति आंदोलन को पढ़ाते हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जो नाम से आपको नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा,